रामदेव इसमें चर्चे में बने हुए हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ जी हाँ, दूसरी तरफ आके उन्होंने 2010 से लेकर 2021 तक में कितनी कमाई की है। जी हाँ, जहां एक तरफ बाबा रामदेव ने एलोपैथिक को एक स्टूपिड साइंस बताया है, तो आखिर उनकी आयुर्वेदिक साइंस ने इस समय कितनी कमाई की हुई है। तो मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। तो ले चलते हैं आपको सीधे खबर की ओर। जी हाँ, 2010 में 100 करोड़ से बढ़कर अब सालाना 26,000 करोड़ की कमाई कर रहे हैं बाबा रामदेव। रामदेव की पतंजलि जिसका विवादों के साथ मुनाफा भी बढ़ता जा रहा है। तो एक बड़े हॉल से आपको बता बाबा रामदेव। तो वहीं पर एक तरफ बाबा रामदेव का कहना है कि गजब का तमाशा है, एलोपैथिक एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर एस्टेरॉइड फेल हो गई, वहीं पर प्लाज्मा थेरेपी पर भी बैन लग गया, वहीं पर इवरमेक्टिन पर भी रोक लग गया है। तो बुखार की कोई दवाई कोरोना का काम नहीं कर रही है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है कि इस पर कुछ लोग विवाद रखें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथिक की दवा खाने से हुई। तो आपको बता दें कि इसके बाद हॉल में तालियां बजने लगती हैं, फिर वो कहते हैं कि ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है। पीड़ा की बात है कि लाखों की मौत का कारण एलोपैथी के ये बयान देने वाले शख्स का नाम है बाबा रामदेव। जी हाँ, ये बयान देने वाले शख्स हैं बाबा रामदेव। तो वहीं पर रामदेव अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन ये उनकी चर्चा का इकलौता कारण नहीं है। जिस रफ्तार से उसके साथ विवाद जुड़े हुए हैं, तो उसी रफ्तार में उनका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने इस वित्तीय वर्ष में 26,400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया है। जी हाँ, कंपनी का दावा है कि उनकी बिक्री में कोरोना महामारी के दौरान 400 रुपए प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है। जी हाँ, ये हम यहाँ बता रहे हैं कि बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की पूरी कहानी के बारे में कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे रामदेव में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया। तो जब उन्होंने भौतिक साइंस को त्याग दिया था, तो टूथपेस्ट, इंस्टेंट नूडल्स और टॉयलेट क्लीनर क्यों बेच रहे हैं। तो लगातार विवादों की वजह से पतंजलि आयुर्वेद को कैसा फायदा पहुंच रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार आने के बाद से पतंजलि आयुर्वेद का रेवेन्यू 25,000 करोड़ से कैसे बढ़ गया है। तो आखिर क्या है वजह। 1968 की बात है कि हरियाणा के सैदालीपुर के राम निवास यादव और गुलाबो देवी की एक संतान हुई, जिनका नाम राम किशन यादव रखा गया। राम किशन को लकवा मार गया था, इससे उनके चेहरे का बायां हिस्सा निष्क्रिय हो गया। तो वहीं पर 1977 में उनके घर एक साधु आए, जिनने राम किशन ने साधु से योग की किताब ली थी। तो इस किताब के मुताबिक अभ्यास करने से उन्हें काफी आराम मिला। तो 1985 में राम किशन ने कानपुर के एक संस्कृत गुरुकुल ज्वाइन कर लिया था। वहीं पर 1989 में एक शिक्षक की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदेव रख दिया था। तो वहीं पर संस्कृत, वेद, दर्शन, योग और आयुर्वेद में आचार्य होने के बाद 1990 में वो जिंद के एक गुरुकुल के प्रिंसिपल बन गए थे। तो वहीं पर 1991 में सब कुछ छोड़कर गंगोत्री चले गए थे रामदेव। तो वहीं पर जी हाँ, रामदेव ने हरिद्वार के गंगा किनारे 2 शिष्यों को योग सिखाना शुरू किया। आज भाई पटेल से कराई थी। इन्हीं के जरिए वह सूरत गए और करीब 200 लोगों के लिए पहला योग कैंप लगाया था। तो इस तरह के कैंप का सिलसिला चालू हो गया। तो वहीं पर 1995 में जीवराज पटेल ने 3.5 लाख रुपए दान दिए थे। तो वहीं पर 1.5 लाख रुपए चाहने वालों के लेकर के रामदेव के दिव्य फार्मेसी और दिव्य योग ट्रस्ट की शुरुआत की थी। ये कनखल हरिद्वार के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर था। तो वहीं पर 2001 में रामदेव 20 मिनट का एक योगा कार्यक्रम लेकर संस्कार चैनल पर आने लगे। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जी हाँ, इस शो के जरिए उन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बना ली। 3 साल बाद वो आस्था चैनल में भी लाइव योग सेशन लेकर आए थे। इन 2 चैनल पे जी हाँ, इन दोनों चैनलों का बड़ा मालिकाना हक पतंजलि आयुर्वेद और उनके सहयोगियों के पास है। धीरे धीरे रामदेव का राजनीतिक दखल भी बढ़ने लगा। वहीं पर 2007 में रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की शुरुआत की। इस इवेंट में जी हाँ, इस इवेंट में 15 मुख्यमंत्री आए थे, जिसमें FMCG सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड 2009 में शुरू हो गया। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसी स्थापित कंपनियों में खलबली मचा दी थी। जी हाँ, रामदेव ने
50 प्रोडक्ट के साथ शुरू करी थी ये कंपनी, अब जो करीबन 500 प्रोडक्ट तक पहुंच चुकी है। तो 2012 तक कंपनी का टर्नओवर केवल 450 करोड़ था, जो मार्च 2016 तक बढ़कर 5000 करोड़ हो गया और सिर्फ 4 साल में, जी हाँ, सिर्फ 4 साल में 11 गुने की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो वहीं पर 2021 की बात करें तो फिलहाल 26,000 करोड़ हो चुका है इनका टर्नओवर। जी हाँ, रामदेव किसी खास राजनीतिक पार्टी से भले ही ना जुड़े हों, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। इनकी झलक 2010 में देखने को मिली। उन्होंने नवंबर 2010 में राजीव दीक्षित की छत्तीसगढ़ के भिलाई में अचानक मौत हो गई और उनका ये राजनीतिक सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन 2011 में रामदेव ने अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ज्वाइन किया। इसके बाद 4 जून 2011 से रामलीला मैदान पे उन्होंने अपना भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू कर दिया। जी हाँ, आंदोलनकारियों के खिलाफ आधी रात को दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था। तो सलवार कमीज पहनकर भाग रहे थे बाबा रामदेव गिरफ्तार करे गए थे। जी हाँ, रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी पर जाकर रुकी। तो वहीं पर 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी के लिए प्रचार किया था। तो वहीं पर 2014 लोकसभा चुनाव में JNU के प्रोफेसर अरुण कुमार और 2 अन्य रिसर्च पेपर के आधार पर रामदेव के काले धन का मुद्दा उठाया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के लिए ये परफेक्ट स्लोगन साबित हुआ था। तो वहीं पर रामदेव ने PM मोदी के साथ कम से कम 4 रैलियां साझा की थी। जी हां, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया था। इसका क्रेडिट पर UPA सरकार के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का एक केस भी दर्ज किया गया था। बीजेपी सरकार के ये केस बंद कर दिया था। तो वहीं पर बालकृष्ण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस 2014 में बंद कर दिया गया। तो वहीं पर CBI ने रामदेव के गुरु शंकर देव के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले पर भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। तो आपको बता दें कि मई 2015 में उत्तराखंड पुलिस ने रामदेव के भाई राम भरत को मारपीट के केस में गिरफ्तार किया था। बेल से बाहर आ गए थे। तो आगे बताते हैं आपको दिसंबर 2017 में नेशनल लॉट, आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में रुचि सोया की नीलामी का आदेश भी दिया गया था। तो वहीं पर रुचि सोया पर बैंकों का 9,345 करोड़ रुपया बकाया था। दिसंबर 2019 में रुचि सोया को पतंजलि ने 4,350 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके लिए कंपनी ने 3200 करोड़ का कर्ज दिया था। तो आपको बता दें कि पतंजलि को SBI से 1200 करोड़ रुपए, सिंडिकेट बैंक से 400 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 700 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 600 करोड़ रुपए, इलाहाबाद से 300 करोड़ रुपए के मामले मिले थे। तो वहीं पर रुचि सोया के अधिग्रहण के बाद उनके शेयर के दाम 95 रुपए से बढ़कर 1272 रुपए तक पहुंच गए थे। तो वहीं पर रुचि सोया ने 2020 में कुल 13,175 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो वित्त वर्ष में, जी हाँ, वित्त वर्ष 2021 में शुरुआती 9 महीने में रुचि सोया का कुल रेवेन्यू 11,480 करोड़ रुपए था। तो वहीं पर रुचि सोया की 98.90% हिस्सेदारी पतंजलि ग्रुप के पास है। इसमें 48.7% सीधा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पास है और बाकी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और पतंजलि के एसोसिएटिव कंपनी के पास है। तो रुचि सोया के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन देश भर में 22 हिस्सों में है। तो इसके प्रमुख ब्रांड है न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, रुचि स्टार और सनरिच। अब वापस उस खबर में आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तो रामदेव के एलोपैथिक वाले बयान पर देश भर में विवाद हुआ था। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज की थी। अभी तक 1200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये आधुनिक एलोपैथिक पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई थी। तो ये भी एक फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ये विवाद बढ़ता देख अपना बयान वापस ले लिया है, लेकिन इस मुद्दे को एलोपैथिक बनाम आयुर्वेद का रंग देने की कोशिश की है। तो वहीं पर रामदेव अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये एक ऐसी डिबेट है जिसका फायदा हमेशा पतंजलि आयुर्वेद को ही मिला है। तो ये थी रिपोर्ट कि उन्होंने 2010 से लेकर 2021 तक आखिर अपनी चीजों में कितने दाम बढ़ाए हैं। मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। ये थी रामदेव की जीवन से जुड़ी हर एक घटना के बारे में। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।